हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिमर। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ये जो मैंने चैप्टर लिया है वो मैंने बुक से लिया है स्वतंत्र भारत में राजनीति। जो स्वतंत्र भारत में राजनीति, इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। स्वतंत्र भारत राजनीति में हम पढ़ेंगे जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो वहाँ पे कैसी राजनीति थी, उस टाइम में क्या हुआ था, ये सब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसमें जो भारत आज़ाद हुआ था तब भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, ये भी हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि 1947 को 14 और 15 अगस्त की जो मध्य रात्रि थी तब भारत आज़ाद हो गया था। उसके दो टुकड़े हो गए थे, एक पाकिस्तान और एक भारत। उस टाइम में जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने संबोधन किया था, जो उन्होंने भाषण दिया था उसे दो नामों से जाना जाता है। पहला है भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट और दूसरा है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। इसे दो नामों से जाना जाता है। फिर दूसरी बात ये थी कि जब भारत आज़ाद हुआ तब किसी को नहीं पता था कि उन्हें इन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बस उन्हें दो बात तो पता थी और सभी से ये सहमत थे कि पहली बात ये थी कि वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार पाई जाएगी। मतलब जब भारत आज़ाद होएगा तब वहाँ पे लोकतंत्र पाया जाएगा, यानी जनता द्वारा सरकार का चयन किया जाएगा, मतदान प्रणाली स्थापित होगी। और दूसरी बात ये थी कि सरकार सबके भले का काम करेगी। मतलब सरकार खुद का फ़ायदा नहीं सोचेगी, जनता का फ़ायदा सोचेगी। और जो गरीब लोग हैं और जो कमज़ोर लोग हैं उनका विशेष ख्याल रखा जाएगा। ये सारे सपने आज़ादी से पहले लिए गए थे और सभी इससे सहमत थे। जब भारत आज़ाद हुआ तब किसी को ये नहीं पता था कि उन्हें इन सारी कठिनाइयों, इन सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। अब मैं जो आपके सामने नेक्स्ट पेज निकाल रही हूँ उस पर 3 चुनौतियाँ दी हुई है कि भारत को स्वतंत्रता के समय किन 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो पहली चुनौती तो ये थी कि एक सूत्र में बंधे रहने की चुनौती। हम सभी जानते हैं कि भारत में अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति और अलग अलग बोलियां बोलने वाले लोग पाए जाते हैं और इन सभी को एक सूत्र में बांधना, एक साथ रहना, ये बहुत ही ज़्यादा उस टाइम में मुश्किल हो गया था। और ये भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि भारत को ये डर था कि जो अलग अलग संस्कृति, अलग अलग बोलियों के लोग हैं वो कहीं अलग राष्ट्र की मांग ना करने लग जाएं। मतलब वो ऐसे ना कहने लग जाएं कि हमें तो हमारा एक अलग राष्ट्र चाहिए, हम भारत में नहीं आएंगे। क्योंकि एक सूत्र में बांधना जितना हमारे लिए कहना आसान है उतना ही इसे करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। और जो दूसरी चुनौती थी वो थी यहाँ पे लोकतंत्र को कायम करना। हम बहुत सारे देश ऐसे देखते हैं जो उपनिवेश से आज़ाद होते हैं तो वो राजतंत्र की चपेट में आ जाते हैं। वहाँ पे वादा कर दिया जाता है कि थोड़े सालों में लोकतंत्र आ जाएगा, लेकिन जहाँ पे राजतंत्र के पैर रखे जाते हैं वहाँ पे लोकतंत्र मतलब आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो एक ये भी बड़ी चुनौती थी कि ऐसी स्थितियों में लोकतंत्र भारत में कायम रह पाएगा। और इसमें जो भारत में लोकतांत्रिक संविधान है, कहना बहुत ही आसान है, लेकिन लोकतांत्रिक संविधान को ज़मीन पर उतारना यानी व्यवहार में लाना और भी ज़्यादा मुश्किल है। उन परिस्थितियों में भारत ने इन सारे चुनौतियों का सामना किया। और जो तीसरी चुनौती थी वो थी कि इसे सारे जो समाज है उसका विकास हो, किसी एक तबके या किसी एक धर्म, किसी एक समूह का इसमें विकास नहीं होना चाहिए, सारे समाज का, सारे राष्ट्र का इसमें विकास होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ पे बहुसंख्यक पाए जाते हैं उनके द्वारा अल्पसंख्यकों का जो शोषण किया जाता है। और फिर इसके कारण से जो बहुसंख्यक है उनका तो विकास होता रहता है, लेकिन जो अल्पसंख्यक है उनका विकास नहीं हो पाता है। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं जिसमें कोई धर्म के अधिक लोग हैं, यानी कोई धर्म बहुसंख्यक है और दूसरे धर्म अल्पसंख्यक है। तो ये भी एक बड़ी चुनौती थी कि जो बहुसंख्यक है उनके द्वारा अल्पसंख्यकों का शोषण ना किया जाए और किसी एक राष्ट्र और इस राष्ट्र में किसी एक तबके का या एक जाति का विकास ना हो बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का विकास हो। ये सारी चुनौतियां हमें देखने को मिलती है। और ये जो चैप्टर है इसमें राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों पर विशेष ख्याल किया गया है। मतलब राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियाँ आई थी उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।
तो अब आगे जो आया है आपके सामने वो है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। इसमें जो हिंदुस्तान का विभाजन हुआ था पाकिस्तान और भारत में, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये बात उठती है कि पाकिस्तान बनने की बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लिखी, जो मुस्लिम लीग है उसने द्विराष्ट्र सिद्धांत बताया था। अभी द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या? द्विराष्ट्र सिद्धांत ये है कि मुस्लिम लीग का कहना था, यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार, कि भारत में 2 कौम यानी 2 जातियां पाई जाती है, एक हिंदू और दूसरी है मुस्लिम। इस कारण से भारत में 2 राष्ट्र भी होने चाहिए, एक हिंदुस्तान और दूसरा मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान। पहले तो कांग्रेस ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया, लेकिन आखिर में इस बात को मान लिया गया कि पाकिस्तान बनाया जाएगा। बहुत सारे लोग इससे नाराज भी थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारत के टुकड़े हो जाए, लेकिन सब क्या कर सकते थे कि मतलब बहुत सारे लोग इसके विरोध में भी थे, इस कारण से ये बात माननी पड़ी। फिर नेक्स्ट आता है राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया, ये इसी में ही पॉइंट आता है। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में हम देखेंगे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे तो उनमें बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ा था, लोगों को भी और जो नेता थे उन्हें भी। क्योंकि सबसे पहले प्रॉब्लम ये थी कि जो कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान होगा और कौन सा क्षेत्र भारत होगा, ये डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो मुसलमान होते हैं वो अलग अलग स्थानों पर फैले हुए थे, इसी तरह से हिंदू थे वो भी अलग अलग स्थानों पर फैले हुए थे। क्योंकि ये डिसाइड करना, फिर बाद में ये डिसाइड किया गया था कि जहाँ पे अधिक मुसलमान है वो हो जाएगा पाकिस्तान, और जहाँ पे अधिक हिंदू है वो हो जाएगा भारत। ये डिसाइड तो हो गया। तो यहाँ पे पाया गया कि जो बांग्लादेश वाला एरिया वर्तमान में है वहाँ पे ज़्यादा मुसलमान है, और जो वर्तमान में पाकिस्तान है वहाँ पे भी ज़्यादा मुसलमान है। तो ये डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान 2 भागों में होगा, एक तो पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान, और भारत उन दोनों के बीच में स्थित होगा, और जहाँ पे हिंदू लोग रहा करेंगे। तो ये बात डिसाइड तो हो गई थी, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया कि पाकिस्तान, उधर भी पाकिस्तान इधर भी पाकिस्तान, और बीच में भारत हो जाएगा। तीसरी समस्या ये थी कि जो ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत थे, पंजाब और बंगाल, उसमें बहुत से लोग ऐसे थे जो गैर मुस्लिम थे। कहने का अर्थ ये है कि ब्रिटिश इंडिया में जो मुस्लिम बहुल संख्यक प्रांत थे, जो पंजाब है और बंगाल है, उसमें बहुत सी जगहों पर ऐसे लोग थे जो गैर मुस्लिम थे, यानी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुस्लिम नहीं थे। तो उसके ये विचार किया गया, जब भारत आज़ाद होगा यानी 2 टुकड़े होंगे, उसी टाइम डिसाइड कर लिया जाएगा कि ये वाला क्षेत्र किसके अंडर आएगा, मतलब पाकिस्तान में आएगा या फिर भारत में आएगा। लेकिन सभी जानते हैं कि भारत एक विषम परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था, इस कारण से उस टाइम में ये फैसला नहीं किया गया कि जो पंजाब और बंगाल के जो जहाँ पे बहुसंख्यक गैर मुस्लिम लोग रहते हैं वो कौन से क्षेत्र में आएंगे। इस कारण से जो लोग वहाँ पे रह रहे थे उन्हें बस इतना ही नहीं पता लगा कि वो कौन से क्षेत्र में रह रही हैं, वो पाकिस्तान में है या वो भारत में। उन्हें कोई बताने वाला ही नहीं था कि वो पाकिस्तान में रह रही हैं या भारत में रह रहे हैं। वो इतने कंफ्यूज थे, बस उन्हें इतना पता था कि वो अपने ही राष्ट्र में, जहाँ पे उनके पूर्वज रह रहे थे, जहाँ पे वो सदियों से रहते हुए आ रहे थे, वो उसी जगह में विदेशियों की तरह विदेशी बन चुके हैं। कहने का अर्थ था कि अब जो पड़ोसी थे वो भी एक दूसरे के साथ हिंसक व्यवहार करते थे, एक दूसरे के साथ बातचीत करना अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि एक जो पड़ोसी थे वो एक मुस्लिम हो गया और एक हिंदू हो गया, वो उन दोनों में फूट पड़ चुकी थी, उन दोनों में जो अलगाव की स्थिति है वो उत्पन्न हो चुकी थी। और बस उन लोगों को इतना पता चल चुका था कि बस अब हमें हमारा घर छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम नहीं रह पाएंगे। इस कारण से उन्हें थोड़े से टाइम में, चंद समय में अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। और उसके बाद में जो विभाजन के परिणाम आए वो भी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है विभाजन के परिणाम। इसके अंदर क्या है कि मैंने आपको अभी बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें थोड़े ही टाइम में अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। अभी घर छोड़ के तो चले गए, उसके बाद में अब ये पहुंच गए कहीं और उन्हें पता लगा कि अब हम तो बेघर हो गए हैं, ना हमारे पास रहने के लिए घर है, ना हमारे सिर के ऊपर छत है, और खाने के लिए हमारे पास भोजन भी नहीं है, और ना ही हमारे पास इतना धन है कि इससे अपने हम जीवन यापन कर सके। इस कारण से उनके लिए आज़ादी का सिर्फ इतना ही अर्थ था कि महीने और कभी कभी साल शरणार्थी शिविर में जिंदगी काटना। उनके लिए आज़ादी का बस यही मतलब रह गया था, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के तो आ चुके थे। अब वो क्या करते, उनके पास घर नहीं था, खाने के लिए भोजन नहीं था, ना इतने पैसे
पैसे थे जिससे वो जीवन यापन कर सके। इस कारण से उन्हें शरणार्थी जीवन में बहुत टाइम तक रहना पड़ा और उन्हें बहुत सारी समस्याओं को फेस करना भी पड़ा। और जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये जो गर्म हवा फिल्म है, इसमें जो आज़ादी के बाद के टाइम में बताया हुआ है कि एक व्यक्ति होता है, वो आगरा में रह रहा होता है और उसके बाद में क्या होता है, जब विभाजन होता है तो वो आगरा से कहीं और नहीं जाता है, वो मुस्लिम होता है और जो आसपास के लोग होते हैं वो उसका जो जूतियाँ वगैरह जो भी वो बनाता है जूते, उसे खरीदना मना कर देते हैं। मतलब उसके साथ लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं बाहर के लोग, वो उसे भी एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसकी बेटी आत्महत्या कर लेती है। उसके बाद में जो दूसरी जगह से लोग आए होते हैं वो उनके घर पे कब्जा कर लेते हैं कि अभी घर तुम्हारा नहीं, अभी घर हमारा है। ऐसे व्यक्तियों को बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ा था आज़ादी के समय, ये इस पिक्चर में बताया हुआ है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट आया है इसमें हम देखेंगे कि जो अब भारत जो आज़ाद हुआ था वो उसके दो टुकड़े हो गए थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक पाकिस्तान और एक भारत। अब पाकिस्तान में मुस्लिम लोग रहेंगे और भारत में हिंदू या फिर जो भी लोग हैं। और लेकिन जो 1951 में जो हुआ था, अब पाया गया 1951 में भी 12% जो लोग हैं वो मुसलमान हैं, यानी 12% जो लोग हैं वो भी यहाँ पे मुसलमान रह चुके हैं भारत में। अब सवाल ये उठता था कि जो भारत है वो अल्पसंख्यक जैसे कि मुसलमान हो गए, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी या फिर यहूदी जो लोग हैं उनके साथ कैसा बर्ताव करेगा। कुछ लोग तो ये थे, उन्होंने कहा कि जैसे कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी पाकिस्तान बनाने के लिए, उस कारण से हम भी एक स्थापना करना चाहते हैं, हम भी इसका आंदोलन करेंगे कि एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदुओं ने ऐसे आंदोलन किया कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन जो पढ़े लिखे नेता थे उन्होंने ये स्वीकार किया कि ऐसा करने से हमें कुछ भी हाथ नहीं आने वाला, फ़ायदा नहीं होगा, हमारे लिए इसी में ही भलाई है और यही सच्चाई है कि जो यहाँ पे भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी को समान अधिकार दिया जाना चाहिए और उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और धर्मनिरपेक्ष की नीति अपनाई जानी चाहिए। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है किसी भी धर्म है उसे ज़्यादा बढ़ावा न देना, जबकि सभी धर्मों को एक समान साथ मतलब मानना। ये वाली जो नीति थी ये भारत के नेताओं ने अपनाई थी, जो मतलब सभी जो लोग हैं वो समान होंगे, कानून की नज़र में समान होंगे, उनके साथ किसी भी धर्म के कारण भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद में जो 2 पॉइंट रह गए, नेक्स्ट रजवाड़ों का विलय और दूसरा पॉइंट है राज्यों का पुनर्गठन। ये 2 पॉइंट रह गए, ये 2 पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में यानी सेकंड पार्ट में करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।